नमस्ते। आप सभी को मेरा प्रणाम। परम पूज्य परमादरणीय हठ योगी श्री निकाम गुरु जी के पावन स्मृति का वंदन। यहाँ इस वर्चुअल कार्यक्रम में उपस्थित संस्था के तमाम पदाधिकारी जन, सभी विश्वस्त शिक्षकगण और मेरे सभी मित्रों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज गुरु जी की 103वीं जयंती मनाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन हम स्वास्थ्य दिवस के तौर पे मनाते हैं, साथ ही साथ आज हम स्वतंत्रता दिवस भी मना रहे हैं। इन दोनों ही इवेंट के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत हम गायत्री प्रतिमा का माल्यार्पण करके, पूजन करके और गुरु जी के प्रतिमा का माल्यार्पण पूजन करके करेंगे। तो मैं आग्रह करता हूँ श्री बापू राणे जी और श्रीमती शैलजा राणे जी, कृपया माल्यार्पण और पूजन से कार्यक्रम की शुरुआत करें। राणे सर। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर गायत्री माता का प्रतिमा, गुरु जी की प्रतिमा, और उस पर माल्यार्पण करते हुए श्री बापू राणे सर, सौ शैलजा राणे ताई, संजय जी। जी सर। गुरु जी के प्रतिमा का माल्यार्पण दिखाई नहीं देता है। आप स्क्रीन पर में जो आपका स्क्रीन है उसको दो अलग अलग ग्रिड है, गैलरी है देखने के लिए, उस पर क्लिक करिए, आपको नजर आएंगे। नहीं आ रहा है संजय जी, नहीं आ रहा है सर। आपके इस पे गैलरी व्यू और ग्रिड व्यू है, उसको ठीक करिए। और बहुत सारे लोगों ने ऑडियो अनम्यूट करके रखा है तो नजर नहीं आएगा, उन सारे लोगों के वीडियो दिखेंगे। सिर्फ अगर एक ही लोग के वीडियो ऑन हो तो उनको नजर आएगा, उनका ऑडियो ऑन हो तो। बहुत सारे लोग अगर ऑडियो ऑन करेंगे तो सबके चेहरे स्क्रीन पे आएंगे। दिख रहा है क्या अभी? नजर आ रहा है? दिख रहा है अभी? मैं नजदीक लेके आया। हाँ, मुझे तो दिख रहा है सर, मुझे तो क्लियरली दिख रहा है। बहुत सारे लोगों ने ऑडियो अनम्यूट किया हुआ है तो मोबाइल में सारे लोग नजर नहीं आएंगे एक साथ। अगर बाकी लोग अपने अपने ऑडियो म्यूट कर दे तो गुरु जी की प्रतिमा, राणे सर के यहाँ का फोटो नजर आएगा। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, जी सर। ठीक है, ठीक है, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। हम गुरु वंदना प्रार्थना के लिए बढ़ेंगे आगे। और गुरु वंदना प्रार्थना के लिए भी एक बार मैं फिर से श्री बापू राणे जी के पास चलेंगे। उनसे आग्रह करता हूँ, गुरु वंदना और प्रार्थना लीजिए सर। फॉलो करते हैं गुरु वंदना से। बाकी लोग अपने ऑडियो प्लीज म्यूट कर दीजिए, प्लीज म्यूट कर दीजिए। सावधान, प्रार्थना चालू करते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेपि
सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। गायत्री चालू करेंगे, हाथ नीचे लीजिए। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माला जप करेंगे। तीन बार ओंकार करेंगे। सावधान। रेच भरिए पूरा। पूरा पूरा शांत शांत शांत। दोनों हाथों का दर्शन करेंगे। परम हाथों को चेहरे से घुमा लीजिए। हाथों से चेहरे जी धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया तरीके से आपने गुरुजी के पूजन का दृश्य हमें दिखाया और साथ ही साथ आपने गुरु वंदना और प्रार्थना करी। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हाथ उठा करके ऐसे आंसर दीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी गुड गुड। मोहन राउत सर जस्ट जुड़ गए हैं। इससे पहले बीच में शायद उनका कनेक्शन टूट गया था। राउत सर आपको आवाज आ रही है? राउत सर आपका ऑडियो अनम्यूट करिए। यस आ रहे जी जी जी। अभी जुड़े, बीच में आपका कनेक्शन कट गया था शायद। हाँ ना, तो मैं मुझे सब दिखाई दे रहे थे।
ओके कोई ओके, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ठीक है। बाकी लोग अच्छा। अपने ऑडियो को म्यूट ही रखिए। राउत सर, आपके ऑडियो अनम्यूट है अभी, रहने दीजिए। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि सर्वविदित है, हम सब जानते हैं, आप जानते हैं, आज हम हमारी स्वतंत्रता दिवस को भी मना रहे हैं। पूरा देश आज 74वां इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, 74th इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को एक बार पुनः बधाई देता हूं। और राष्ट्रगान के लिए चलते हैं श्री मोहन राउत सर के पास। खड़े होना है सर। नमस्कार सगळ्यांना। एक मिनिट संजय, खड़े होना है, खड़े होना है। हाँ जी हाँ, सगळ्यांना स्वातंत्र्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। माझ्याशिवाय बाकी सगळ्यांनी आपला आवाज म्यूट करा आणि राष्ट्रगीत सुरामध्ये सूर मिळून हे करायचं। मोबाईल तुम्ही असं कसंही खाली ठेवा, कारण आपल्याला फक्त राष्ट्रगीत म्हणायचं आहे। सावधान, राष्ट्रगीत चालू करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ आशीष मांगे, तव शुभ आशीष जागे। गाहे तव जय गाथा, गण गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम। थैंक यू। धन्यवाद राउत सर। बैठ जाइए, सभी लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाइए पहले की तरह। बाकी सारे लोग अपने ऑडियो को म्यूट कर दीजिए। बैसाने सर, आपके ऑडियो अनम्यूट करिएगा। आज गुरु जी की जयंती है। गुरु जी की कृपा हम सब पर हमेशा बनी हुई है। 103वीं जयंती आज हम मना रहे हैं गुरु जी की, और उनसे जुड़ी जानकारियां, उनकी यादों को हमारे समक्ष रखने के लिए श्री सुधीर बैसाने जी से बढ़िया और कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। तो मैं बिना समय गंवाए हुए अनुरोध करता हूं, संस्था के विश्वस्त श्री सुधीर बैसाने जी, कृपया अपना विषय रखें। श्री सुधीर बैसाने सर। आवाज सुनाई दे रही है संजय? जी जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। जी सर। नमस्ते। श्री अंबिका योग निकेतन के प्रेरणा स्थान परम पूज्य हठयोगी श्री निकम गुरु जी के पवित्र स्मृति को सबसे पहले मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। संस्था के सभी पदाधिकारी, विश्वस्त शाखा संचालक, विभिन्न शाखा के सभी शिक्षक, कार्यकर्तागण, आज जो ऑनलाइन प्रोग्राम में शरीक हुए हैं, उन सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और परम पूज्य गुरु जी का भी जन्म दिवस है। सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिन तथा परम पूज्य गुरु जी का जन्म दिवस ऐसे शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हालांकि परम पूज्य गुरु जी का जन्म दिवस स्वास्थ्य दिन के रूप में भी मनाया जाता है। अपनी संस्था योग शिक्षक शिविर आयोजित करके परम पूज्य गुरु जी का जन्म दिवस मनाती है।
हालांकि इस वर्ष का शिविर का आयोजन असंभव था, इसलिए ऑनलाइन का यह कार्यक्रम संस्था मना रही है। परम पूज्य गुरुजी के जीवन कार्य के संदर्भ में योग ध्रुव तथा प्राणायाम की किताब में विस्तृत जानकारी है ही, आप सभी ने वो अभ्यास किया ही है। अब कुछ अलग बातें तथा मुझे स्वयं जो अनुभव आए हैं परम पूज्य गुरुजी के सानिध्य में रहते हुए, उसका थोड़ा सा जिक्र करना समुचित समझता हूँ। गुरुजी ने कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया या स्वयं को भी उन्होंने कभी गुरु नहीं कहा। गुरु हमेशा कहते थे कि आत्माए गुरु वैर्य कहा। इसलिए हम सभी गुरुजी के अनुयायी की हैसियत से ये कार्य कर रहे हैं, मगर हम सबके हर एक के हृदय में गुरुजी का स्थान किसी श्रेष्ठ गुरु से भी बढ़कर है, ये उतनी ही बात सही है। इसलिए गुरु के संदर्भ में कबीर जी का एक वचन यहाँ प्रस्तुत करना पसंद करता हूँ। कबीर जी कहते हैं कि चंदा जाएगा सूरज जाएगा, चंदा जाएगा सूरज जाएगा, जाएगा पूर्णा पानी, और कहे कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। और यह अमर निशानी है गुरु की। हम सब के लिए गुरु जी का नाम अमर निशानी बनकर रह गया है, क्योंकि एक महामानव के रूप में गुरु जी ने जो कार्य किया है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। परम पूज्य गुरु जी का शुरुआती जो जीवन था काफी संघर्षमय रहा। खास करके 1949 में परम पूज्य गुरु जी मुंबई में आए। उसके पहले परम पूज्य गुरु जी का जन्म 15 अगस्त 1917, उससे 1949 तक का उनका जीवन चरित्र यदि हम देखें तो काफी संघर्षमय जीवन हमारे सामने आता है। उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना पसंद करता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देव पण येत नाही। परम पूज्य गुरुजी ने आरंभिक काल में अपने जीवन में बड़े बड़े प्रहार सहन किए। एक उदाहरण ऐसा कि परम पूज्य गुरुजी का गांव का नाम मसवे, वहाँ उस वक्त केवल 3री तक की ही स्कूल यानी पाठशाला थी। 4थी में उन्हें 3 किलोमीटर दूरी पर जो पारोला नाम का शहर है वहाँ जाना पड़ा। वहाँ भाटिया नाम के उनके 4थी के जो शिक्षक थे वो वर्ग के विद्यार्थियों को अभद्र शब्दों में उनकी प्रताड़ना करते थे। उन लड़कों ने अपने बिरादरी का व्यवसाय करना चाहिए, ऐसे लड़के पढ़ेंगे तो समाज की सेवा कौन करेगा, ऐसे कर्मठ विचार भाटिया गुरुजी के थे, शिक्षक के थे। गुरुजी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए 4ठी कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद गुरुजी ने पढ़ाई नहीं करने का निर्णय लिया, मगर उनकी माताजी ने उन्हें आग्रह किया, तब गुरुजी तैयार हुए, मगर पारोला में नहीं, जलगांव में बिशन सोनवणे नामक उनके जो रिश्तेदार थे वहाँ गुरुजी के माताजी ने उनका रहने का प्रबंध किया। लेकिन उस सोनवणे की पत्नी गुरुजी के साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार करती थी। गुरुजी को बहुत परेशानी वहां भी झेलनी पड़ी। परम पूज्य गुरुजी के ऊपर उस औरत ने चोरी का झूठा इल्जाम भी लगाया और उन्हें घर से बाहर भी निकाला। बाद में गुरुजी के माताजी ने दूसरे रिश्तेदार के वहां उनकी पढ़ने की व्यवस्था की और परम पूज्य गुरुजी तो पढ़ाई में बहुत तेज थे, तो वर्नाकुलर फाइनल परीक्षा आखिर में उत्तीर्ण हो गए। वैसी और 4-5 बातें हैं, मैं आपको कह सकता हूँ कि मगर समय के अभाव के अनुसार केवल मैं उल्लेख करूंगा कि उनके ऊपर जानलेवा तक की जो आपत्ति आई थी उनका पूरा डिटेल में जिक्र मैं करना नहीं चाहूंगा। लेकिन पुलिस भर्ती के समय भी एक बात हुआ था, वो नबू पहलवान के साथ की मुठभेड़, वो भी एक उदाहरण है। चोपड़ा में रथ यात्रा के समय कुछ मुसलमान लोगों ने परम पूज्य गुरुजी पर हमला करने का प्रयास किया था। मस्से उनके गांव में स्वयं उनके गांव के जो
कुछ दबंग लोग थे, परम पूज्य गुरु जी को बहुत ही परेशान करते थे। और एक बार तो 15-20 डकैतों के साथ परम पूज्य गुरु जी की मुठभेड़ हुई थी, मगर परम पूज्य गुरु जी के अंदर जो ताकत थी, वो दान बट्टा खेलने की जो उनकी कसरत भरी बात थी, साथ साथ उनके अंदर की परोपकार की भावना, समाज सेवा की जागरूकता तथा लोगों के प्रति प्रेम की भावना थी। ऐसे बहुत सारे सद्गुणों का खजाना परम पूज्य गुरु जी के अंदर था। तो ऐसे सभी जो दुखद प्रसंग उनके ऊपर आए थे, वो भी उनसे भी वो बाहर आए। तो देखिए, ऐसे भी कहते हैं कि जया अंगी मोठेपन तया यातना कठिनम। ऐसे बड़प्पन यानी महान मानव के रूप में उभर कर आने के लिए भी परम पूज्य गुरु जी को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आयुर्वेद का नाम जो ज्ञान था परम पूज्य गुरु जी का, काफी ऊंचे स्तर का था। उनकी माताजी से यह बात उन्हें प्राप्त हुई थी। उनकी माताजी आयुर्वेद की बड़ी जानकार थी, परंपरागत जड़ी बूटियों का उन्हें ज्ञान था। माताजी दाई का काम भी करती थी। माँ को मदद के लिए बचपन में गुरुजी हमेशा माँ के साथ रहते थे। औरतों की प्रसूति में भी गुरुजी बचपन में माँ का हाथ बटाते। एक किस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। रात भर प्रसूति वेदना से परेशान एक औरत की माँ की सहायता से परम पूज्य गुरुजी ने सुखरूप प्रसूति की थी। यानी 8-10 साल की उम्र में भी गुरुजी ने इतना बड़ा काम किया था। तब उस वक्त का आदर भरा चेहरा, आनंद भरा चेहरा और गुरुजी को दिए हुए आशीर्वाद परम पूज्य गुरुजी के अगले कार्य के लिए प्रेरणा बनकर रह गए। योगाभ्यास सिखाने के साथ गुरुजी आयुर्वेद इलाज का भी मार्गदर्शन करते थे। शाखाओं से बीमार साधक जब गुरुजी के पास आते थे, तब गुरुजी योगिक क्रियाओं के साथ साथ आयुर्वेद इलाज भी करते थे। उनके लिए आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर नाइक जी काम संभालते थे। गुरुजी का मसाज ऑयल का फार्मूला आज भी अपनी संस्था में काफी लोकप्रिय है। परम पूज्य गुरुजी की वाणी की महानता तथा उनके अंदर जो उत्तम वक्ता का गुण था, वो काफी महत्वपूर्ण है और बहुत ही मुझे पसंद आता है। किसी भी व्यक्ति की लोकप्रियता उसके कुशल कर्म के साथ साथ उसकी मीठी वाणी का भी उसमें उतना ही योगदान रहता है। परम पूज्य गुरुजी उत्तम वक्ता भी थे। उत्तम वक्ता का प्रमुख गुण होता है कि वह जबान से नहीं मगर हृदय से बात करते हैं। और जब कोई व्यक्ति जबान के बगैर हृदय से बात करता है, तब उसकी बात सुनने वालों के हृदय तक जा पहुंच बोल सुनने वालों के अंदर प्रवेश करने की क्षमता उसमें थी। सुनने वाला एक भी व्यक्ति जगह छोड़ नहीं सकता था। गुरुजी के शब्द श्रोताओं को अपने आसन से चिपका देते थे। 1996 में जब परम पूज्य गुरुजी वसई में एक समारोह में आए थे, अपनी शाखा का पहला वर्धापन दिवस था। बारिश की वजह से 3 घंटे देरी से आए थे, मगर उनको सुनने आए हुए सभी श्रोतागण अपनी जगह से नहीं हिले थे। कार्यक्रम समाप्ति तक और 2.5 घंटे एक ही जगह पर बैठे रहे। ये करिश्मा था परम पूज्य गुरुजी की वाणी का। संस्था में या मुंबई में जहाँ भी गुरुजी का प्रवचन रहता था, वहाँ श्रोताओं की कमी कभी महसूस नहीं होती थी। मैं और डॉक्टर सावंत जी उनके हर समारोह में उनको सुनने के लिए तथा मिलने के लिए हमेशा जाते रहते थे। गुरुजी को बहुत अचरज लगता था कि हम वहाँ कैसे पहुंच गए, मगर गुरुजी को देखना तथा सुनना हमारे आनंद की बात होती थी। उनके शब्दों में जान रहती थी, सच्चाई और आत्मविश्वास से भरपूर ऐसा उनका भाषण रहता था। एक बार गुरुजी को कोई सुन ले तो बार बार गुरुजी को सुनने को उनका जी चाहता था। योग ज्ञान के गुरुजी महासागर थे। ज्ञानामृत का सेवन करने को मिले, यह बात तो हम जैसे को लिए एक सुनहरा अवसर रहता था। भाषा के ऊपर भी
परम पूज्य गुरु जी का काफी प्रभाव रहता था। मराठी हो या हिंदी भाषा, उनकी मिठास हमेशा परम पूज्य गुरु जी के मुख से टपकती थी। उनकी वाणी में कभी कड़वाहट सुनने को नहीं मिली। गुरु जी महान समुपदेशक थे। इस तरह की विशेषताओं की वजह से उनके समुपदेशन में भी बहुत ताकत रहती थी। उनके समुपदेशन से ही व्याधिग्रस्त साधकों की बीमारी निकल जाती थी। जटिल समस्या हो तो उनके शब्दों के जादू से आदि समस्याएं भाग जाती थी। कभी कभी व्याधिग्रस्त साधकों को गुरुजी को मिलाने के लिए तथा उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए गुरुजी के यहाँ जाना पड़ता था। तब साथ आए साधक गुरुजी का मार्गदर्शन सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। थाने से घर आते तक वह साधक हमारे ऊपर दुआओं की बरसात करते थे। इसलिए साधकों की योग साधना के प्रति अधिकाधिक दिलचस्पी बढ़ती जाती थी। अनुशासन के बारे में भी मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। परम पूज्य गुरुजी अनुशासन के पुजारी थे। पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यरत रहने की वजह से यह गुण उनमें ज्यादा विकसित हुआ था। वर्गारंभ या समाप्ति का समय निर्धारित करके उसका अनुपालन करने के लिए उनकी सख्त ताकीद थी। समय पे शुरू करने के लिए उनका हमेशा आग्रह रहता था। करीब करीब 7-8 साल का गुरुजी का सहवास हमें प्राप्त हुआ। इस वजह से विरार में जब सन 2000 में नया योग वर्गारंभ हुआ, तब से लेकर कई साल तक संजीवनी अस्पताल में योग वर्ग शार्प 7 बजे ही आरंभ होता था। पल भर की भी जल्दी या देरी नहीं होती थी। 7 बजे दरवाजे बंद कर लिए जाते थे। वसई में भी वही सिलसिला जारी रखा था। अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि अनुशासन से ही कोई भी काम का मूल्यांकन हो सकता है। इसलिए 200 साधकों से भी अधिक साधक कम शिक्षकों के साथ विरार में अच्छी तरह से मैनेज किए जाते थे। आज भी वही सिलसिला वहाँ जारी है। परम पूज्य गुरुजी की जिज्ञासा वृत्ति काफी सराहनीय है। परम पूज्य गुरुजी का जीवन कार्य जब हम अभ्यास करते हैं तभी इस बात की झलक हम हर समय देखने को मिलती है। खासकर योग शास्त्र सिखाने के बारे में यह सोच उन्होंने कायम रखी थी। बाल योगी बिच्छू ने उनको जो दो दिन में जो योगिक क्रियाएं सिखाई, तब से लेकर संस्था का कार्य सुचारू रूप से चलने तक गुरुजी ने योग शास्त्र का सखोल अध्ययन किया। जहां जहां जो बातें उनको सीखने को मिलती, वहां जाकर गुरुजी ने योग शास्त्र सीखने का प्रयास जारी रखा। योग शास्त्र का तो उन्होंने मंथन किया। योग का मंथन करके जो सार निकला है उसको हम सभी के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। यह सब बातें उनके स्वानुभव की थी। स्वयं पर उन्होंने शास्त्र को आजमाया और सबके लिए तो जो लाभदायक बातें हैं वही सामने रखी। कटु अनुभव भी बहुत आए। गुरु उनको नजरअंदाज करके अमृतानुभव ग्रंथ रूप में तथा अभ्यास के रूप में सिखाने के लिए उन्होंने रखे। परम पूज्य गुरुजी ने तैयार किया हुआ त्रैमासिक अभ्यास बिल्कुल बेजोड़ है। परिपूर्ण अभ्यास का वह एक उत्कृष्ट नमूना है, एक मिसाल है। और एक बात कहना निस्संदेह मैं समयोचित समझता हूँ कि उनका प्राणायामों का अभ्यास बहुत ही बेहतरीन है। भारतवर्ष में कुंभक प्राणायाम सिखाने वाली योग संस्था गुरुजी के नाम से चलने वाली संस्थाओं के अलावा अन्य दूसरी नहीं है। ये बहुत आत्मविश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूँ। आम तौर पर कुंभक प्राणायाम निःशुल्क तौर पर गुरुजी की संस्थाओं में ही सिखाए जाते हैं। व्यक्तिगत तौर पर सिखाने वाले मिल सकते हैं। उनका जो स्वभाव था वो थोड़ा सख्त था, मगर अंदर से मुलायम मिठास भरा था। आप फनस जानते, जैकफ्रूट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कटहल का फल कहते हैं। गुरुजी बिल्कुल वैसे ही थे। बाहर कितने भी बाहर से देखने में कितने भी सख्त क्यों न लगे, मगर
अंदर उनके अंदर जो मिठास थी, फनस के घर के तरह जो मीठी बातें उनके अंदर है। गुरुजी पुलिस वाले थे, इसलिए स्वभाव में थोड़ी सख्तता आती थी, मगर गुरुजी बाहर से सख्त लगे भी अंदर से बहुत ही मधुर थे। उनका हृदय वात्सल्य से भरा रहता था। माँ की ममता उनके अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। देती भी क्यों नहीं, बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परम पूज्य साने गुरुजी के सहकारी रह चुके थे। और साने गुरुजी की बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। समय अनुभव समय के अनुसार वो सभी बातें या प्रस्तुत करना केवल असंभव है। एक उदाहरण के तौर पर डॉक्टर नाइक जी का उदाहरण मैं रखना बहुत ही आवश्यक समझता हूँ। गुरुजी के बगल में ही डॉक्टर नाइक जी बैठते थे। कुछ कारणवश उन्हें यदि उस जगह छोड़कर दूसरी ओर कोई जाना पड़ा और गुरुजी को डॉक्टर दिखाई नहीं दिए तो गुरुजी जोर से बोलते थे, डॉक्टर। तब डॉक्टर नाइक कहीं भी हो, कौन से भी कोने में हो, वहां से तुरंत भागकर गुरुजी का शब्द हवा में विलीन होने के पहले गुरुजी के सम्मुख हाजिर हो जाते थे और कहते थे, गुरुजी मैं आया हूं। तब गुरुजी प्यार से कहते, साधक को दवाई दे दो। गुरुजी के प्रति डॉक्टर के दिल में जो सम्मान की भावना थी वो डर के मारे नहीं थी, बल्कि आदरपूर्ण बर्ताव था। डॉक्टर नाइक एक अनाथ बालक थे। तब से लेकर गुरुजी ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया, डॉक्टर किया। उनका खून का रिश्ता नहीं था, मगर प्रेम का महान अटूट नाता था। परम पूज्य गुरुजी निष्काम कर्म योगी थे। निरपेक्ष भावना से उन्होंने काम किया। अपरिग्रह वृत्ति काफी सराहनीय है। कर्मयोगी क्या होता है उसका परम पूज्य गुरुजी का बढ़िया उदाहरण है। अपने पूरे जन्म भर उन्होंने कुशल कर्म ही किए। बचपन से लेकर अंतिम श्वास तक उनका जीवन परोपकार से भरा हुआ था। आखिर दिन भी गुरुजी योग सेवा कार्य ये तो अपने कार्यस्थल आए थे। लोक सेवा ही उनके जीवन का उद्देश्य था। परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम, ऐसा गुरुजी केवल कहते ही नहीं थे, बल्कि बर्ताव भी वैसा करते थे। जन सेवा हीच ईश्वर सेवा, ये गुरुजी ने सिखाया भी और अमल में भी लाया। योग सेवा कार्य के प्रति उनका निरपेक्ष भाव महत्वपूर्ण था। वही गुरुजी ने अपने अनुयायियों को भी सिखाया। एक पैसे की भी अभिलाषा न रखना, ये बात आज के जमाने में असंभव लगती है। गुरुजी के अनुयायी गुरुजी के आसन के नीचे नोटों का बंडल रख देते थे और कुछ बहनें तो गायत्री प्रतिमा के सामने अपने बैंगल्स मंगलसूत्र तक उतार कर रख देते थे। जब गुरुजी को यह पता चलता तब गुरुजी उन्हें उन लोगों को बुलाकर लौटा देते थे। गुरु पूर्णिमा के दिन परम पूज्य गुरुजी को काफी प्रेजेंट्स मिलते थे, लोग लेकर आते थे, परंतु एक चीज भी परम पूज्य गुरुजी अपने पास नहीं रखते थे। डॉक्टर सावंत जी, मैं और हमारे जो अन्य सहयोगी थे, हमारे 10-12 जो मित्र परिवार थे, उन्होंने एक गुरु पूर्णिमा को मिलकर परम पूज्य गुरुजी को कुर्ता पायजामा का ड्रेस और माताजी को साड़ी देने का हमने थोड़ा सोचा था और गुरु पूर्णिमा के दिन उनको हम देने को गए। परम पूज्य गुरुजी को कुर्ता पायजामा का जो ड्रेस दिया, तब गुरुजी को कहा था कि गुरुजी ये आप सिलाने का। गुरुजी के चेहरे पर सिर्फ थोड़ा सा स्मित हास्य था, मगर बात देखिएगा, जब हम 2-3 हफ्ते के बाद डॉक्टर जी और मैं परम पूज्य गुरुजी को मिलने गए और उसी दिन परम पूज्य गुरुजी ने वही कुर्ता पायजामा का ड्रेस सिलाकर पहना हुआ था। हम सबकी तरफ देखते हुए सिर्फ
उन्होंने वैसा ही स्मित हास्य किया और हमें इतना आनंद लगा कि कभी किसी की चीज जरा सी भी इस्तेमाल न करने वाले गुरुजी हमारी चाहत के से उन्होंने वो ड्रेस पहना था। दूसरों को विचारों को परिवर्तित करना यह मुश्किल बात उन्होंने सफल की, क्योंकि निरपेक्ष भावना से वो तो कार्य करते ही थे, मगर वैसे कार्यकर्ता भी उन्होंने निर्माण किए। और अचरज की बात यह है कि परम पूज्य गुरु जी के मौजूदगी में उनके अनुयायी यह संभव कर पाए। लेकिन जिन्होंने गुरु जी को कभी देखा भी नहीं, कभी उनको सुना भी नहीं, गुरु जी के पश्चात ऐसे जो कार्यकर्ता निर्माण हुए वह भी वही सोच से अपना कार्य कर रहे हैं। ये उदाहरण मेरे ख्याल से एकमेव द्वितीय है। समता बंधुता में परम पूज्य गुरु जी का दृढ़ विश्वास था। गुरु जी ने भाषा, प्रांत, वर्ण, पंथ, धर्म, जाति, अमीर गरीब, पुरुष महिला ऐसा कभी भेद रखा ही नहीं। उनका घर तथा कार्यस्थल मानवता का मंदिर था। गुरु जी का चरित्र भी मानवता का उपासक यह टाइटल से लिखा गया है। सही में गुरु जी मानव धर्म के उपासक थे। नारी के प्रति परम पूज्य गुरु जी के अंदर नितांत आदर भाव था। मानव जात सब समान है, उनके अंदर प्रेम भाव, बंधु भाव, एक दूसरे के प्रति आदर भाव होना चाहिए, ऐसा उनका दृष्टिकोण रहता था। महिलाएं कभी भी पुरुषों से पीछे न रहे, ऐसी उनकी सोच रहती थी। गायत्री ओंकार की साधना विशेष रूप से महिलाओं ने स्वयं विकास के लिए करनी चाहिए, ये विचार गुरु जी का था। महिलाओं का अवमान जब जब होता था तब गुरु जी दुखी हो जाते थे और लोगों को ये सुनाते थे कि नारी निंदा मत कर, नारी निंदा मत कर, नारी नर की खान, उसी की कोख से पैदा हुए राम कृष्ण हनुमान। ऐसा उल्लेख अपने प्रवचन में गुरुजी हमेशा करते थे। अत्याधिक विनम्रता का गुरुजी परिपूर्ण उदाहरण थे। विद्या विनयेन शोभते, ये बात उनके बारे में पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। नम्र झाला भूता त्याने कोंडिले अनंता, उनके अंदर स्वयं देवता ही वास करते थे। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि 1996 में गुरुजी जब वसई में आए थे तो उनका मेरे घर आना हुआ था। गुरुजी जब आसनस्थ हुए तो लता जी की माँ परम पूज्य गुरुजी से उम्र में थोड़ी बड़ी थी। लता जी की माँ जब परम पूज्य गुरुजी के पैर छूने के लिए आई, वो परम पूज्य गुरुजी का पैर छूती उसके पहले ही परम पूज्य गुरुजी ने लता जी के माँ का पदस्पर्श कर दिया। तो ये जो बात है, ये जो बड़प्पन है परम पूज्य गुरुजी का, ऐसा उदाहरण मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में अन्य कहीं देखने को मिलता भी हो। अंधश्रद्धाओं के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था। बोआबाजी, कंडा दौरा, ताबीत, मन्नत, ऐसी बातों पर गुरुजी कतई विश्वास नहीं रखते थे। घर में जब गुरुजी आए थे, और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, तब हमारे मित्र परिवार के जो हमारे सहयोगी थे उन्होंने कहा था कि गुरु का पाद पूजन करना होता है, पाद स्नान करना होता है। हम घर में सभी तैयारी करके रखी थी और तो कहा कि गुरुजी हमें ऐसा ऐसा करना है। तब गुरुजी ने सख्त ताकीद से वो उस बात को ठुकरा दिया और हमें करने से मना कर दिया। तो ये जो विचार थे परम पूज्य गुरुजी के, वो बहुत श्रेष्ठ थे। और जब जब परम पूज्य गुरुजी को पूछा जाए कि गुरुजी आप क्यों देते हैं, तब गुरुजी बताते थे कि लोग अमृत की कीमत कितनी दे सकते हैं। योग शास्त्र यह अमृत तुल्य है, अमृत की कीमत नहीं लगाई जा सकती। योग साधना सामान्य तक पहुंचाई तब उसका सही असर हमें मिल सकता है। भगवान ईश्वर के बारे में भी उनके विचार थे, ईश्वर मंदिर नहीं,
मनुष्य के हृदय में वास करते हैं। तीर्थी ढूंढा पानी, देव आत्म तीर्थदानी। भगवान को मनुष्य के अंदर ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। और उनके प्रवचन में सुनी हुई बात बहुत महत्वपूर्ण है, सामने रखता हूँ। समाज की गंदगी निकालते थे और रात में कीर्तन में सही भगवान को पहचानने के लिए स्पष्ट शब्दों में लोगों को बताते थे। परम पूज्य गुरु जी ने योगिक शुद्धि क्रिया तथा प्राणायाम के माध्यम से हजारों लाखों साधकों के अंदर की गंदगी साफ की, साधकों की शारीरिक तथा मानसिक सफाई की। परम पूज्य गुरु जी एक आदर्श गृहस्थ भी थे। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए परम पूज्य गुरु जी ने समाज सेवा का महान कार्य किया है। परिवार की पूरी जिम्मेवारी उन्होंने निभाई। अंबादास नाम का उनका एक लड़का था। एक समय डॉक्टरों ने बचने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। तब गुरुजी ने अपने योग की तथा आयुर्वेद की ताकत लगाकर अपने लड़के को जीवदान दिया था। उनके कुछ अनुयायी संन्यास लेना चाहते थे। एक उदाहरण के तौर पर कहता हूँ, श्री नरेंद्र टाकसालकर जी, हम जो तैसर के योग वर्ग में सीखे थे, वहाँ के वो संचालक थे और वो इंग्लिश मीडियम में सीखे हुए पदवीधर इंसान थे, संचालक थे। योग शास्त्र में काफी दिलचस्पी उनकी थी। तो उन्हें वैराग्य वृत्ति से काफी लगाव था और वो संन्यास लेना चाहते थे। परम पूज्य गुरु जी के पास आए और परमिशन लेने के लिए और पूछा कि संन्यास लेना है, हिमालय में जाना है। तब परम पूज्य गुरु जी ने उन्हें सख्त शब्दों में कहा, इनकार किया और संन्यास नहीं लेने के लिए कहा। मगर उसके बावजूद भी श्री नरेंद्र टाकसालकर जी हिमालय में गए। अब वहाँ उनका एक आश्रम भी है, स्वामी सहजानंद जी के नाम से वो वहाँ पहचाने जाते थे। 2-3 बार उनका मुंबई में आना हुआ। मेरे घर भी उनका भोजन का कार्यक्रम रखा था। तो दूसरा एक उदाहरण शून्य लिंगम स्वामी, केवल मैं नाम का जिक्र करता हूँ क्योंकि अब कहना केवल असंभव है। लोगों की सेवा करने में ही जो आनंद है वह संन्यास लेने में नहीं है। सन्यासी बनकर व्यक्तिगत विकास आप कर सकते हैं, मगर समाज सेवा नहीं, उनमें रुकावटें आ जाती है। लोगों को आगे बढ़ने के लिए भी वो प्रवृत्त करते थे। अब देखिए, हम बार बार आप भी परम पूज्य गुरु जी को गुरु जी नाम से उपाधि से पहचानते, बोलते, संबोधते हैं, मगर योग सेवा कार्य में रहते हुए उन्हें गुरुजी ये उपाधि नहीं मिली। ये बात ध्यान में रखिएगा। उनके गांव में गुरुजी दान पट्टा, मल्लखाम, लाठी काठी, कुश्ती, भारी वजन उठाना आदि बातों में काफी माहिर थे। उस वक्त पारोला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलती थी। शाखा के लोगों ने गुरुजी को इंस्ट्रक्टर का काम दिया था। शाखा में गुरुजी प्रशिक्षण देने लगे। वहां के लोगों ने, बच्चों ने उनको गुरुजी कहना शुरू किया। तब से लेकर उनको देखिए, आज का आपके सम्मुख रूबरू होने का ये बहुत ही सुनहरा अवसर मुझे संस्था ने जो प्रदान किया है, उसके प्रति मैं संस्था के सभी पदाधिकारी, विश्वस्त, सभी जो सुन रहे,
आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपके अंदर जो ईश्वरीय शक्ति है उसे वंदन करता हूँ और आपको उद्दंड आयुरारोग्य प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना इन्हीं चंद शब्दों के साथ ये पर विराम लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ओवर टू संजय। धन्यवाद श्री सुधीर बैसाने सर, आपने बढ़िया तरीके से गुरुजी के बारे में हमें अवगत कराया, गुरुजी की यादों को ताजा कर दिया, हमारे मन की श्रद्धा को और भी उन्नत कर दिया और भी प्रभुत्व कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे लोगों ने बीच में ऑडियो अनम्यूट किए थे, कुछ बोलना चाह रहे थे शायद। श्रीलेखा सिंह ने हाथ ऊपर किया था। आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो अभी कहिए, फिर हम आगे बढ़ने से पहले आपकी बातों को सुन लें, फिर आगे बढ़ें। हालांकि ज्यादातर लोगों ने ऑडियो म्यूट करके रखा था और ज्यादा कुछ डिस्टरबेंस हुआ नहीं। आप सभी का धन्यवाद। सौ लोग जुड़े हुए हैं। कुछ और भी लोगों के मैसेज मुझे पर्सनल मोबाइल पे आ रहे हैं जो शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि 100 का लिमिटेशन है और इस बार हमने फेसबुक लाइव या कहीं पे लाइव नहीं रखा है इसको। मैं क्षमा चाहता हूं, आप ना जुड़ पा रहे हैं। बीच बीच में जब भी उनको मौका मिलता है वो जुड़ते हैं। जैसे ही कोई एक दो लोग कट होते हैं तो उनको मौका मिल जाता है, बट सारे लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, मुझे माफ करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। सुधीर बैसाने सर ने बहुत बढ़िया तरीके से अपने विषय को रखा। अगला विषय किसे बुलाना है? मेरा ही विषय है, शायद किसी को नहीं बुलाना। मेरा ही विषय है, हाउ टू टॉक ऑन इंटरनेशनल लेवल एंड माय एक्सपीरियंस। तो मैं शुरुआत करता हुई, हालांकि ये बड़ा ही मुश्किल विषय है मेरे लिए, लिमिटेड टाइम में इतनी सारी बातों को रखना। मैं कितना कर पाऊंगा ये देखते हैं। शुरू करता हूं मैं। परम पूज्य परमादरणीय हठ योगी श्री पुंडलिक रामचंद्र निकम गुरु जी के सूक्ष्म सानिध्य का विनम्रता पूर्वक अभिवादन करते हुए आप सभी श्री अंबिका योग निकेतन के पदाधिकारियों, विश्वस्तों, शिक्षकों, मित्रों, सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। पिछले दिनों मैंने एक किताब की रचना की, एक बुक मैंने लिखा बाली में रहते हुए, योग दीपिका। आज गुरु जी के जन्म दिवस के अवसर पर, जयंती के अवसर पर मैं उस किताब को गुरु जी को अर्पित करता हूँ, उनको डेडिकेट करता हूँ और आशा करता हूँ संस्था उस किताब को प्रकाशित करने का सोचेगी, संस्था उसे प्रकाशित करवाने में मदद करेंगी। मैं अपने विषय की तरफ बढ़ता हूँ। आज से 4 वर्ष पूर्व, आज ही के दिन 15 अगस्त 2016 को मुझे अपना अनुभव साझा करने का मौका मिला था। तब उस समय मैं सेकंड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए 7 दिनों के लिए बैंकॉक गया था, थाईलैंड। और आज देखिए पुनः समय गोल घूमकर एक बार फिर से एक बार पुनः यहीं आकर के खड़ा हो गया। और आज मैं आपके सामने बाली के अपने 2 वर्ष के क्रियाकलापों को साझा करने की कोशिश करूंगा। मुझे याद है उस समय मैंने एक्सप्लेन किया था किस तरह आप QCI के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। QCI का परीक्षा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा कैसे दे सकते हो। और मुझे खुशी है कि आज कम से कम 8-10 टीचर, एक मिनट रुकिए, कई सारे लोग ऑडियो अनम्यूट कर देते हैं तो वो डिस्टर्ब होता है, सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्लीज अपने ऑडियो को म्यूट ही रहने दीजिए। आप फिर से जब दोबारा जुड़ते हैं फिर से उसे अनम्यूट कर दीजिए। आज मुझे खुशी है कि हमारे अंबिका योग निकेतन से कम 8-10 टीचर्स ने तो QCI या YCD योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं। उसके बाद से कई सारे हमारे शिक्षकों की रुचि भी योग में हायर लेवल की पढ़ाई की तरफ जगी है और आज कई सारे शिक्षक योग में हायर डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं।
और यकीन मानिए जब आप आगे की पढ़ाई की तरफ रुख करते हैं, चाहे वो डिप्लोमा कोर्स हो, योग में बैचलर डिग्री हो, योग में मास्टर डिग्री हो, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया या योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का एग्जाम हो, उसका सर्टिफिकेशन हो, योग में NET नेट हो या JRF हो, या योग में PhD हो, आपका नॉलेज का लेवल यहाँ से यहाँ होता है। आपका नॉलेज का लेवल बढ़ता ही बढ़ता है। भले आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो ना हो, ये दूसरा विषय है, ये दूसरी बात है, आपका ज्ञान का लेवल तो बढ़ता ही है। मैं अपने आप को बहुत ही संतुष्ट पाता हूँ जब मैं ये फ्लो देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि कई सारे हमारे शिक्षक आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ पढ़ाई करना चाह रहे हैं और उस नॉलेज को पा रहे हैं। जो फर्स्ट पार्ट है मेरे सब्जेक्ट का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बोले, कैसे अपनी बातों को रखे, तो उस विषय पर चलते हैं। आई विल ट्राई टू शेयर सम ऑफ द पॉइंट्स, तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा। आई एम गोइंग टू टेल यू सम ऑफ द पॉइंट्स एंड दैट पॉइंट्स ओनली ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस। मैं कोई वक्ता नहीं हूं इस विषय पर। तो पहला पॉइंट मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जिस विषय पर आप बोलने जा रहे हैं, जिस विषय को आपको रखना है, उसका समुचित ज्ञान होना अनिवार्य है। बिना तैयारी के या बिना भरपूर विचारों के बोलना आपके लिए या श्रोताओं के लिए भी अच्छा नहीं है। आपके अंदर भरपूर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। जब आप अपनी बात रखते हैं तो पूरे विश्वास से रखिए। प्लीज आपके ऑडियो को म्यूट करिए। सुरेंद्र चौधरी, कई बार आपने ऑडियो अनम्यूट किया है। अगर आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, अदरवाइज आपके ऑडियो म्यूट करके रखिए। 100 लोग जुड़े हैं, ये सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। मैंने अनम्यूट किया, आपने फिर से सुरेंद्र चौधरी, आपके ऑडियो को मैं म्यूट करता हूं, आप क्यों अनम्यूट कर रहे हैं वहां से? अभी म्यूट किया है मैंने, आप छोड़ दीजिए उसको प्लीज। ठीक है, जब आप अपने विषय को रखते हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में रखिए, अपनी बात को पूरे विश्वास से रखिए। 50-50 या डुअल माइंड विल क्रिएट प्रॉब्लम। जिस भाषा में आपका प्रभुत्व हो उसी भाषा में बोलिए, उसी भाषा का चुनाव करिए बोलने के लिए। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, फिर भी आपको हमेशा इंटरनेशनल लेवल पे ही बोलना है ऐसा तो है नहीं। ये कॉमन पॉइंट्स है जो आपको हर जगह काम आ सकती है। हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान रखिए, स्माइल रखिए। ये स्माइल एक ऐसी भाषा है जो दुनिया के हर एक कोने में पहचानी जाती है, जानी जाती है। हर कोई इस लैंग्वेज को समझता है। अपने चेहरे पर तान तनाव को ना रखिए और चेहरे पर मुस्कान रखिए। महेश शिंदे जी, आपके ऑडियो म्यूट करिए। महेश शिंदे, आपके ऑडियो म्यूट किया है मैंने, आपने अनम्यूट कर दिया वहां से। अभी बंद ही रहने दीजिए, मैंने म्यूट किया है, प्लीज। कभी भी बोलते समय किसी भी अच्छे वक्ता को कॉपी करने का कोशिश मत करिए। बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया तरीके से बोलते हैं, पर हर एक का अपना इंडिविजुअल व्यक्तित्व होता है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, या फिर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गुरु जी श्री निकम गुरु जी, संस्था के विश्वस्त श्री सुधीर बेसानी जी बहुत अच्छा बोलते हैं, पर मैं उनके जैसा नहीं बोल सकता। मैं अगर उनको कॉपी करने जाऊं या आप अगर उनको कॉपी करने जाए, उनकी नकल करने जाए, तो कुछ और बन जाएगा। क्योंकि मेरा अपना एक व्यक्तित्व है, आपका अपना एक व्यक्तित्व है। जिस तरह हम आसनों को सिखाते समय बोलते हैं कि हर आसन हर कोई नहीं कर सकता, हर एक व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो ठीक उसी तरह से बोलने का भी अपना एक तरीका होता है। आप किसी को कॉपी करके नहीं बोल सकते। हमें अपने स्किल को डेवलप करना होगा। जिस तरह हर आसन हर कोई नहीं कर सकता, उसी तरह बोलने का तौर तरीका भी सबका अलग अलग होता है और हमें अपने स्किल को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे यहाँ प्राणायाम के परीक्षा में भी एक टॉपिक होता है पब्लिक स्पीकिंग, या YCB के एग्जाम में भी, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के एग्जाम में भी ये टॉपिक होता है। तो ये चीजें आपको वहां भी हेल्पफुल हो सकती है। सामान्य लेवल में जब आप
कुछ बोलने के लिए जा रहे हैं तो आपके समय का डेडलाइन जो है उसका जरूर पालन करिए। जितना समय आपको मिला है उतने ही समय में अपने विषय को प्रभावी ढंग से कैसे रखना है, ये टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत ही जरूरी है। श्रोताओं के इंटरेस्ट के अनुसार अपने विषय को प्रस्तुत करिए, अपने सब्जेक्ट को रोचक बनाइए और उस विषय के आसपास ही रहिए। कई बार हम बोलना शुरू करते हैं और कहीं से शुरुआत करते हैं और बोलते 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 कहीं और पहुंच जाते हैं, तो ये बहुत ही डेंजरस है। इस तरह से आप अपने विषय को रखने में ठीक ढंग से नहीं सक्षम हो पाएंगे। तो आप अपने विषय को ठीक ढंग से रखिए और जो विषय है उसी विषय पर में चिपके हुए रहिए। अब मैं अपने विषय के दूसरे पार्ट की तरफ चलता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस की तरफ चलता हूँ। तो सन 2017 में मेरा सिलेक्शन ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की ओर से TIC के तौर पर, टीचर ऑफ इंडियन कल्चर के तौर पर 2 साल के लिए बाली में हुआ था। ऑफिशियल पासपोर्ट बन गया, पर वीजा के लिए मुझे लंबा इंतजार करना पड़ा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्रियाकलाप स्लो मोशन में होता है। एक मुश्किल घड़ी थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने मानसिक रूप से तैयारी कर ली हुई थी और लोगों को भी बता दिए थे। ऑफ कोर्स वीजा इंडोनेशियन गवर्नमेंट को देने थे, पर उसके लिए जो फॉलो अप की जरूरत थी, जो हमारी सरकार की ओर से या जो रिक्वायर्ड ऑथोराइज एजेंसी थे उनकी तरफ से, वो नहीं हो पा रही थी। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, एक लंबा इंतजार, एक मुश्किल घड़ी थी मेरे लिए। फाइनली जून 2018 में मैं खुद दिल्ली के इंडोनेशियन एम्बेसी में गया और उनसे मैंने अपने डिटेल्स शेयर किए। अनफॉर्चुनेटली उन दिनों ईद आने वाला था और इंडोनेशिया में या इंडोनेशियन एम्बेसी में उस 1 महीने में कोई भी ऑफिशियल काम होता नहीं है या होना बड़ा ही मुश्किल होता है। वीजा ऑफिसर ने कहा कि जैसे ही ईद की छुट्टियां खत्म होंगी तो मैं आपका काम आगे बढ़ा दूंगी। खैर, मैं वहां से वापस आ गया और जैसा उन्होंने कहा था, जुलाई 2018 में मुझे वीजा मिल गया और अगस्त 2018 में मैं बाली पहुंच गया। अगस्त 2018 में मैं बाली पहुंच गया। बाली एक खूबसूरत सा छोटा सा आइलैंड। मैंने पूर्व में जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन बाली के लिए हुआ, वरना कोई भी अजीबोगरीब कंट्री या प्लेस हो सकता था। बाली का स्वच्छंद वातावरण, सुंदर समुद्र तट, मनोरम हरियाली और छटा बिखेरती हुई पहाड़ियां, ये सब कुछ एक ही जगह पर मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। बाली की कुल आबादी 40 लाख, करीब 4 मिलियन है और वहां साल में कुल आबादी के करीब 3 गुना 1 करोड़ 20 लाख टूरिस्ट आते हैं। पॉपुलेशन कम है, पॉल्यूशन कम है, क्राइम ना के बराबर है और सबसे प्यारे हैं वहां के लोग। आज भी बाली के लोग अपने धर्म और संस्कृति को बचा कर रखा है और ये उसे फॉलो करते हैं। दूसरी ओर मॉडर्नाइजेशन या वेस्टर्नाइजेशन में भी कोई कमी नहीं है, कोई कमी दिखेगी नहीं आपको। कोई भी बालिनीज झगड़ता हुआ रेयरली ही दिख जाए। हर कोई मुस्कुराते हुए मिलेंगे आपसे। हर बालिनीज के घर में एक मंदिर होता है और वो अपने पूरे ट्रेडिशनल ड्रेस में दिन में 3 बार स्नान करके पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं। सुबह 6 बजे, दोपहर 12 बजे और फिर शाम को 6 बजे। धूप, दीप, फूलों के साथ या जो भी कुछ वो खाते पीते हैं वे सब अपने भगवान को भी ऑफर करते हैं, अपने भगवान को भी चढ़ाते हैं। साफ सुथरी सड़कों पर लोग अननेसेसरी हॉर्न बजाते हुए नजर नहीं आएंगे। कोई भी बिना मतलब का हॉर्न बंधु नहीं हुए। कोई भी अननेसेसरी हॉर्न नहीं बजाता या कोई भी एक दूसरे को ओवरटेक करने की होड़ में नहीं रहता। सभी के पास पर्याप्त समय है, कोई भागम भाग नहीं। ये बाली ही था जहां मुझे स्वच्छंद रूप से योगा, स्पिरिचुअलिटी, भगवत गीता, रामचरितमानस, वेद, संस्कृत, मंत्रोच्चारण, यह सभी सीखने सिखाने का अच्छा अवसर मिला। अन्यथा अगर योग में से स्पिरिचुअलिटी को हटा दिया जाए, अगर ओम चैंट ना हो, अगर प्रार्थना, गुरु वंदना, शांति मंत्र ना हो, यदि गायत्री मंत्र का जप ना हो, तो
तो योग आसन और एक्सरसाइज के अलावा कुछ और रह नहीं जाता। तो और ये सब देखिए मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे युवा टीचर हैं जो आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए ये एक मोटिवेशन के तौर पर काम करे, इसलिए मैं इन चीजों को शेयर कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप में से कई सारे शिक्षक आगे की तरफ बढ़े और मुझसे भी आगे बढ़े, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात होगी। खैर मैं वहां पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद काफी चैलेंजेस थे। हर काम एक सिस्टम से होना था। एक छोटी चीजें खरीदनी हो या कोई क्लास शुरू करनी हो या कोई एक्टिविटी होनी हो तो उसकी फाइल बनेंगी, सारी डिटेल्स उसके अंदर आएंगी। और सारे ऑथोराइज्ड ऑफिसर से अप्रूव करानी होगी। कई बार फाइल इंडियन एम्बेसी जकार्ता भेजनी होती थी, उनसे अप्रूव करानी होती। कई बार दिल्ली ICCR से अप्रूव करानी होती थी। तो मेरे लिए बड़ा और था। मैंने कभी जीवन में इस तरह से काम किया नहीं था, पर धीरे धीरे मैंने अपने आप को एडजस्ट किया और फिर चीजें आसान होती चली गई। चीजें आसान होती चली गई। मेरा सिलेक्शन वहां सिर्फ योगा टीचर के तौर पर नहीं हुआ था, बल्कि मेरा सिलेक्शन हुआ था टीचर ऑफ इंडियन कल्चर। मुझे योग के अलावा भी बहुत सारी चीजें सिखानी थी, जैसे आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा या लैंग्वेजेस, हिंदी, संस्कृत, भारतीय संस्कृति भी सिखाने थे। अपने सेंटर पर जो रेगुलर क्लास होना था वो तो था ही, उसके अलावा भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, क्लब, सेमिनार, फेस्टिवल, ये सारे अटेंड करने होते थे। और इंडियन फेस्टिवल के अलावा बालिनीज फेस्टिवल हो, यहाँ पे जितनी भी हम जयंती मनाते हैं वो हो, या दिवस हो, हिंदी दिवस हो या और कोई दिवस हो, ये सारे हमें मनाने होते थे। इंडिया में रहते हुए जो फेस्टिवल कभी नहीं मनाया वो भी बाली में मैंने मना लिए। कोई फोर्स नहीं था, कोई बाउंडेशन नहीं था कि इतना सब कुछ ये आपको करना ही करना है। पर जब आप उसी काम के लिए वहां पर में हो तो ये आपकी ऑटोमेटिक जिम्मेदारी बन जाती है, तो ये आपको करना ही होता था। अपने अनुभव का अगला किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा कि अगस्त 2018 में मैं वहां पहुंचा था और अगले महीने 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाना था। हिंदी को प्रमोट करने के लिए बड़े लेवल पर प्रोग्राम होता था। कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया बाली में प्रोग्राम होना था। अलग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बजट भी मिला था, उसकी तैयारी चल रही थी उन दिनों। मैं तो बिल्कुल नया था। मेरे डायरेक्टर ने मुझे पूछा, आप क्या करोगे उस प्रोग्राम में? मैंने कहा, सर आप जो भी काम मुझे देंगे वो मैं करने की कोशिश करूंगा। तो उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन, वोट ऑफ थैंक्स कर पाओगे? मैंने कहा हाँ सर मैं कर सकता हूँ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपको स्क्रिप्ट मैं लिख करके दूं या आप खुद से लिख लोगे? वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट रहे हैं, लेखक, कहानीकार हैं, सैकड़ों किताबें लिखी हुई है उन्होंने, कई सारे उपन्यास लिखे उन्होंने, श्री मनोहर पुरी। आप में से कई सारे लोग मिल चुके हैं उनसे, 76 ईयर ओल्ड जेंटलमैन। मैंने कहा मैं लिख लूंगा सर। ठीक है। तय समय पर 14 सितंबर के दिन कार्यक्रम अपने समय पर शुरू हुआ कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया बाली में। मैंने मेरे तरीके से सारे प्रोग्राम को बैक ऑफ द स्टेज रह करके मैनेज किया। कब क्या होना है, किसके बाद क्या चीज जरूरी चीजें लगेंगी, किसकी तैयारी करके रखनी है, ये सारी चीजें आप लोगों ने, श्री अंबिका योग निकेतन ने मुझे पहले ही सिखा दिया था। इस तरह के कार्यक्रम हमने पहले कई बार यहाँ किया था, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया तो था ही, तो मैंने उसे बैक ऑफ द स्टेज रहते हुए किया। बट द क्रेडिट गोज टू श्री अंबिका योग निकेतन। आपकी वजह से मैं वो कर पा रहा था। और फिर लास्ट में मुझे आभार प्रदर्शन का मौका मिला। मैंने 2-3 मिनट बोला। वो प्रोग्राम हिंदी में था क्योंकि हिंदी दिवस था, तो मैंने हिंदी में बोला। और बिलीव मी, जितनी तालियां उस पूरे प्रोग्राम में नहीं बजी थी, उससे ज्यादा तालियां उस 2-3 मिनट के मेरे वोट ऑफ थैंक्स में बजी। उस दिन के जो चीफ गेस्ट थे, उन्होंने श्री प्रभु धर्मयशा, हिंदी के विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने उठकर सारे पब्लिक के बीच में खड़ा होकर के कहा कि मैंने आज से पहले बाली में इतनी अच्छी हिंदी कभी नहीं सुनी।
उस दिन के बाद से डायरेक्टर ने कभी आज तक पूछा नहीं कि आपका स्क्रिप्ट, आपका डायलॉग मैं लिख करके दूं या आप लिख लोगे। उस दिन के बाद से कोई भी प्रोग्राम हो तो उन्होंने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। उन्होंने सोच लिया कि अब ये प्रोग्राम संजय का है, और वो सारा प्रोग्राम मेरा हुआ करता था और मुझे ही अपने तरीके से उसे हैंडल करना होता था। एक और बात हुई उस दिन के 2-3 मिनट के आभार प्रदर्शन के बाद। तब से लेकर आज तक जितनी भी प्रोग्राम वहां पर हुई, हमेशा प्रोग्राम ही हुआ करते थे, फेस्टिवल हुआ करते थे, हर समय 2-3 प्रोग्राम लाइन में होते थे। तो जितने भी प्रोग्राम हुए उसमें मास्टर ऑफ सेरेमनी, सूत्र संचालन का जो काम था, वो मुझसे बिना पूछे हुए वो मेरे नाम पर में लिखा हुआ होता था। अगेन क्रेडिट गोज टू श्री अंबिका योग निकेतन। उससे पहले मैंने कई सारे प्रोग्राम में यहाँ पर मैं सूत्र संचालन किए थे, मास्टर ऑफ सेरेमनी, एमसी का काम मैंने किया था, तो मेरे लिए वो बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता था। आपके ऑडियो को म्यूट करिए प्लीज, लक्ष्मण जठार। मैंने म्यूट किया, आप फिर से अनम्यूट कर दिए। हाँ, अब म्यूट है, प्लीज फिर चालू कर दिए। लक्ष्मण जठार, आपके ऑडियो को म्यूट करिए। मैंने म्यूट कर दिया है, आप रहने दीजिए उसे प्लीज। मैं अपने आप को कभी भी इसके लायक नहीं मानता, नहीं समझता। मैं ये सब कर सकता हूँ, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि गुरु जी के आशीर्वाद से, आप सबके प्यार, स्नेह और विश्वास से मैं ये सब कर पाया। वरना मैं तो एक डायबिटीज का पेशेंट बन करके आपके पास आया था। कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं योग शिक्षक बन जाऊंगा और अपने देश का प्रतिनिधित्व किसी और देश में इतने बड़े लेवल पर कर पाऊंगा। यह सफलता मेरी नहीं है, ये सफलता पूरे श्री अंबिका योग निकेतन की है, उसके एक एक सदस्य की ये सफलता है। समय कम है, मैं एक और इंसिडेंट आपको बताना चाहूंगा जो मुझे बड़ा ही समयोचित लगता है, जरूरी लगता है। मेरा डेप्यूटेशन बाली में पिछले योग शिक्षक, मेरे से पहले जो योग शिक्षक थे उसके करीब 2.5 साल के बाद हुआ था। जाहिर है कोई विद्यार्थी तो थे ही नहीं। अब नया वर्ग शुरू करना है तो स्टूडेंट्स तो चाहिए, तो हमने एक फ्लायर बनाया, एक कटलेट बनाया और उसे सर्कुलेट किया लोगों के बीच में। एक संडे का दिन फिक्स किया जहां मुझे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लोगों को बुलवाया गया। करीब 50-60 लोग के आसपास आए थे। डायरेक्टर ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और फिर मुझे योग के ऊपर कुछ कहने के लिए इनवाइट किया। मैंने करीब 30 मिनट तक, करीब आधा घंटा मैंने तैयार करके रखे थे पहले से, और उसके ऊपर से मैंने योग, आयुर्वेद, वेद, उपनिषद, भगवत गीता, भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, इन सभी विषयों पर एक छोटा सा मेरा वक्तव्य प्रस्तुत किया। फिर लोग इतने प्रभावित हुए, उन्होंने मुझे गुरुजी बुलाना शुरू कर दिया। मुझे बड़ा ऑड फील हुआ क्योंकि हम सबके लिए, हमारे लिए गुरुजी मतलब सिर्फ एक ही नाम, हठयोगी श्री निकम गुरुजी का नाम नजर के सामने आता है। यहाँ तक कि डायरेक्टर और सीजी भी, कौंसल जनरल भी मुझे गुरुजी बुलाने लगे। मैंने उन्हें कहा भी, सर मेरे लिए ये संबोधन ठीक नहीं है, मैं बहुत ऑकवर्ड फील करता हूँ। बट ये कितने लोगों को मैं मना कर पाता। जब क्लासेस शुरू हुई तो स्टूडेंट भी मुझे यही नाम से पुकारा करते थे। मुझे याद है मैंने उन्हीं दिनों लता ताई को फोन किया था और ये बातें बताई थी उन्हें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं अपने आप को उस लायक या उस पे 10% भी नहीं मानता, आज भी नहीं मानता हूँ। आज भी मैं अपने आप को उस लायक नहीं मानता हूँ। लता ताई ने मुझे कहा था कि कोई बात नहीं, आप गुरुजी के कार्य को ही वहां कर रहे हैं, आप गुरुजी का जो योग का प्रचार प्रसार करने की बात थी उसी काम को, उन्हीं के ड्यूटी को आप वहां निभा रहे हो, तो शायद गुरुजी की ही यही मंशा है, आप इसके लिए अपने आप को गिल्टी मत समझो। और फिर मैंने उसे शिरोधार्य कर लिया। बाली में रहते हुए मैंने पिछले 2 वर्षों में काफी काम किए। एक जो अंतर मैं देख पाता हूँ मेरे से पहले वहां योग अभ्यास
पहले भी योग अभ्यास था, वहाँ किया जाता था, लोग करते थे और आज भी करते थे। पहले जो योग करते थे वो सिर्फ आसनों, सूर्य नमस्कार तक ही सीमित था। पर अब जब मैं वहाँ योग देखता हूँ तो लोग वहाँ प्राणायाम करते या ध्यान करते हुए भी नजर आते हैं। और ये जो चेंजेस हुए हैं वहाँ पर, मैं इस चेंज का जिम्मेदार मैं अपने आप को मानता हूँ। वहाँ रहते हुए काम को मैंने एंजॉय किया, कभी भी बर्डन नहीं लगा, कोई फोर्स नहीं था कि इतना काम आपको करना ही है या इतना होना ही चाहिए। कोई फोर्स नहीं था, कोई नहीं बोलता था कि ये काम ये हमें करना ही करना है और ये मुझे करके मिलना ही चाहिए। पर अपने आप ही एक ऊर्जा मिलती थी। मैंने 2 साल में सैटरडे संडे की छुट्टी कभी नहीं दी। सैटरडे संडे जो 2 दिन ऑफिशियल छुट्टी होता था, मैंने कभी नहीं लिया। मैंने कोरोना से पहले फिजिकल क्लास होता था तो मैं हर सैटरडे संडे मेरा क्लास रखा करता था, और कोरोना के बाद भी ऑनलाइन जब से क्लास शुरू हुआ तभी भी मैं सैटरडे संडे को ऑनलाइन क्लास रखता था। मैंने कभी छुट्टी नहीं किया। साल में 30 दिन की छुट्टी मुझे इंडिया आने के लिए मिल सकता था। मैं 2 साल था वहां पर, मैं 2 साल में 60 दिनों की छुट्टी मुझे मिल सकता था, मैं भारत देश आ सकता था। पर मैं जब अगस्त 2018 में बाली गया था, उसके बाद में अभी मैं जुलाई 2020 में ही वापस आया। मैंने कोई छुट्टी नहीं लिया। ये काम और ऊर्जा ही था जो मुझे इंस्पायर करता था हमेशा, छुट्टी नहीं लेने के लिए और काम करने के लिए। कोरोना के इस काल में भी 20 मार्च से पहले तो फिजिकल क्लास हुआ करता था। उसके बाद से भी हमने कोई भी प्रोग्राम छोड़ा नहीं। ऑनलाइन क्लासेस हो, वेबिनार हो, यूट्यूब वीडियो बना करके हो, लाइव प्रोग्राम के जरिए हो, हमने सारे त्योहार, सारी जयंती, सारे फेस्टिवल को मनाया। कहने के लिए बहुत कुछ है, मेरा समय मुझे अब इजाजत नहीं दे रहा है, समय की पाबंदी है। मैं अपने विचारों को यही समेटता हूँ। अंतिम दिनों में मेरे घर में मेरे बड़े भाई साहब की डेथ होने की वजह से 1 महीना पहले ही मैं 29 जुलाई 2020 को भारत लौट आया, एंड इट वाज द एंड ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ माय लाइफ। थैंक यू। करीमा काशी। ओम शांति शांति शांति। संजय जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। मुझे एक चीज बताइए कि लोगों को जो अपने कुछ क्वेश्चन है वो पहले हम कर लें या पहले आभार प्रदर्शन शांति मंत्र कर लें? राउत सर ले लो, हाँ सर, क्वेश्चन आंसर ले लो ना पहले। क्वेश्चन आंसर ले लो। ठीक हाँ, है, ले लो। ठीक है। 15 मिनट का टाइम रखते हैं। 11:20 हुआ है, 11:35 तक कुछ लोग जो आप में से कुछ कहना चाह रहे हो, आपके कुछ विषय हो, कुछ प्रश्न हो, कुछ बात हो, आपके ऑडियो अनम्यूट करिए, बोलिए। सुभाष चौहान सर। जी, सुभाष चौहान सर। रमेश आंगने जी। हाँ, फर्स्ट क्लास कार्यक्रम हुआ, हमारा प्रोग्राम फर्स्ट क्लास हुआ। आपने जो आपके अनुभव का कथन किए वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा लगा हमें। हमारा एक बंदा वहाँ बाली में जाके यहाँ योग का प्रसारण प्रचार किया है, बहुत अच्छा लगा दिल से हमको। धन्यवाद। आप लोगों का स्नेह प्यार था, गुरुजी का आशीर्वाद था सर। धन्यवाद आंगने सर। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? आपके प्रश्न? बैसाने सर है यहाँ पे, सारे ट्रस्टीज हैं यहाँ पे। संजय जी सर। संजय मैं बोलू? जी सर। संजय बोलिए सर। तुम्ही खूप चांगल्या शब्दामध्ये सगळं बालीचं तुम्ही वर्णन केलं। मला वाटतं की जसे काही आमची अंबिका योग निकेतनची शाखा आम्ही बालीला चालवतो असा क्षणभर मला वाटलं होतं। आणि सगळ्यात तुमचं कौतुक असं की ह्या लहान वयामध्ये ही एवढी मोठी जबाबदारी तुम्ही पेलली। म्हणजे तुमच्या जागी दुसरा कोण असता तर तो टेन्शनने दबून गेला असता की आपल्या एका कंट्रीला ते रिप्रेझेंट करायचं आहे आणि ते सगळी संपूर्ण नवीन अशा प्रदेशामध्ये एकट्याला ते सगळं हँडल करायचं आहे। वेगळी सगळी नवीन माणसं आहेत, मोठी जबाबदारी आहे आणि एवढं व्यवस्थितपणे तुम्ही हँडल केलं। तुमचे वेळोवेळी व्हिडिओ आम्ही सगळे बघायचं। खूप खूप तुम्ही चांगल्या प्रकारे आणि आमच्या संस्थेचा एक तुम्ही नावलौकिक वाढवला असं मला म्हणायचं। आता जे तुम्ही सांगितलं ते एवढे अनुभव, एवढे सुंदर अनुभव आम्हाला ऐकायला मिळाले। फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स आम्हाला तो म्हणजे बघायला मिळाला।
म्हणून मी आपण त्याविषयी डिस्कशन मध्ये सांगितलं की तुमचे अनुभव ते फार महत्वाचे आहेत आणि ते आमच्यासाठी सगळ्यांसाठी खूप उपयोगाचे आहेत, संस्थेच्या दृष्टीने, आमच्या सगळ्या शिक्षकांच्या दृष्टीने. आणि म्हणून हा विषय मी मुद्दामून तुमच्याकडनं करून घेतला. आणि ह्या विषयावरती परत कधीतरी ज्यावेळेला फिजिकली आपण कधीतरी भेटू त्यावेळेला तुम्हाला 1 तासभर आपण देऊ आणि त्यावेळेला आणखी विस्तृतपणे तुम्ही सांगू शकाल असं मला वाटतं. धन्यवाद. धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर. डॉक्टर नूतन मुकासी ताई, आपको सुनने का हमें रह गया, बट अभी आप आपके विचार रख सकते हैं. आपके ऑडियो अनम्यूट करिए ताई. डॉक्टर नूतन मुकासी ताई. नमस्कार सर्वांना. मला एक सांगायचंय की संजय भाईनी जे सांगितलं त्याच्यामध्ये एक महत्वाचा पार्ट ते सांगायचा कदाचित विसरले, की आपलं नेतृत्व करत ते जसं बालीमध्ये गेले तसं त्यांनी तिथे जाऊन स्वतःच एक असं अस्तित्व निर्माण केलं होतं की आम्ही जेव्हा सगळेजण तिथे गेलो होतो, आम्ही जवळजवळ 10-12 लोक तिथे जेव्हा गेलो होतो तेव्हा आम्हाला असं दिसण्यात आलं की त्यांनी त्याचं स्वतःचं नाव इतकं मोठं केलं तिथे की त्यांना सगळं विचारत होते, त्यांना त्यांचा आदर करत होते, त्यांना रिस्पेक्ट देत होते, त्यांचं तिथे सगळं चालत होतं. ह्याचाच अर्थ की त्यांनी त्यांच्या पूर्ण 1 वर्ष तेव्हा नव्हतं झालं मला वाटतं, तेवढ्या पिरियड मध्ये त्यांचं नाव इतकं छान त्यांनी तिथे सर्वांमध्ये निर्माण केलं होतं. आणि ती गोष्ट आपल्यासाठी फार महत्वाची आहे की आपल्याकडून माणूस हा स्वतःची संस्कृती, योगाचं शिक्षण इतर लोकांना ज्या पद्धतीने त्यांनी पसरवलं आणि त्यांचं स्वतःचं नाव त्यांनी तिथे निर्माण केलं, त्यांनी अस्तित्व तिथे निर्माण केलं. आणि आम्हाला सुद्धा त्यांनी तिकडचं सर्व दाखवलं, त्यांच्या घरामध्ये राहायला दिलं. तो अनुभव हा इतका चांगला होता की आजही मला तर आजही वाटतं की संजय भाईंनी तिथून परत येऊ नये आणि त्यांना गव्हर्नमेंटनी सुद्धा परत बोलवावं की आणि त्यांनी तिथे त्यांना ट्रेनिंग द्यावं किंवा आपला योगाचा एवढा चांगला प्रचार त्यांनी तिकडे केला तर हे त्यांच्याकडनं अजून व्हावं असं मला खूप वाटतं. आणि खूप चांगलं वातावरण होतं, चांगली लोक पण तिकडची खूप चांगली होती, ऐकणारी होती. आणि ऐकणारी लोक आणि हे कधी असतं जेव्हा शिक्षक जो असतो तो तितक्या तत्परतेने तितक्या स्वतःच्या ह्याच्याने लोकांना जेव्हा शिकवतो तेव्हा ती लोक तशी निर्माण होतात. आणि ती त्यांनी तिकडे केली होती, याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. आम्हाला खूप त्याचा गर्व आहे संजय भाईवर. आणि ही गोष्ट जी आम्ही तिकडे अनुभवली हे आम्ही कधीच आमच्या आयुष्यामध्ये विसरू शकणार नाही. त्याच्यामुळे त्यांना खूप मी धन्यवाद देते की तुम्ही त्यावेळेस जे केलं आणि आताच सुद्धा तुमचं कार्य जे आहे योगासाठीच ते खूप मोठं आहे, खूप मोलाचं आहे. धन्यवाद संजय भाई. थैंक यू ताई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको. जयश्री ताई ने ऑडियो अनम्यूट किया है. जयश्री ताई बोलिए ताई. हॅलो, हा नमस्कार सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि तुझं तू जे आता बोललास, तुझा अनुभव सांगितला त्यामुळे इतकं प्राऊड फील झालं, खरं सांगते. म्हणजे आपल्या मुलांनी कसं एखादं कौतुकास्पद केलं किंवा नाव काढलं घराण्याचं तर जो आनंद मिळतो ना, तसा मला नेहमी तू जेव्हा तिथूनचे ते व्हिडिओ वगैरे मी फेसबुकवर पाहिले ना तर तसं फील मला नेहमी व्हायचं. खरं कौतुकाची गोष्ट आहे ही. आणि सरांनी सुद्धा जे गुरूंबद्दल, आपल्या गुरुजींबद्दल सांगितलं, बऱ्याचशा गोष्टी नव्याने कळल्या, खूप छान वाटलं. आणि सर्वात म्हणजे आपला सर्व परिवार आज भेटतोय त्याचा आनंद जास्त आहे. धन्यवाद. थँक्यू ताई, थँक्यू, धन्यवाद आपको. हेलो, लता पेसाने ताई. हेलो, हाँ सर, पाटिल सर को बोलने दीजिए. ताई आपके पास आता हूँ फिर से. पाटिल सर बोलिए. हाँ ठीक है. नमस्कार जी. नमस्ते सर. हॅलो. हा जी, मी अशासाठी आपल्याला विचारणा केली की आपण आमची ट्रिप आटपून जेव्हा आलो तेव्हा आम्हाला वाटलं की आपलं बालीचं एक एकंदर प्रोग्राम व्यवस्था झाला. संजय गुरुजीने आपल्याला ते हे करून दिलं, अरेंज करून दिलं आणि सगळ्या गोष्टी आपल्या झाल्या. मी त्याच्यावर आल्यानंतर सगळं लिहायला सुरुवात केली
आणि त्यानंतर तिचं फायनल जे आहे ना ते आता मी या कोरोनाच्या पिरियडमध्ये मी लिहून काढलेलं आहे. मला बऱ्याचशा गोष्टी माहित नव्हत्या. मी लताबाई मॅडमना सांगितलं की असं असं आहे, याची हे विचारून घ्या त्यांच्याकडे आणि मला त्याच्यात ते ऍड करायला पाहिजे म्हणून. काही गोष्टी तुम्ही मला वाटतं लता मॅडमना दिलं होतं आणि मला ते त्यानंतर दिले. पण काही गोष्टी अजून माहित नव्हत्या, ते आताही माहित पडल्यात बऱ्याचशा गोष्टी, जे आपण तिथे राहून काही वर्षानंतर आपण समजलो असतो, ते आता आपल्याला माहित पडलं. तिथलं कल्चर, तिथले लोक, तिथली पूजा अर्चा, तिथला शेजारी पाजारी असलेला त्यांचा संबंध, या आहेत ना, तिकडे जाऊन जे समजलं होतं ते तुम्ही सांगितलं, त्याबद्दल धन्यवाद. दुसरी एक गोष्ट अशी की आपण जेव्हा केव्हा भेटू त्यावेळेला ह्याच्यावर डिटेल बोलूया. आणि मी जे काय लिहिलेलं आहे, मी जे काय 4 शब्द लिहिलेले आहेत ते तुमच्याकडे वाचायला देईन. धन्यवाद 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 सर. धन्यवाद. लता ताई बोलिए मैम. धन्यवाद. बोलू? बोलिए ताई. संजय जी बोलू? हाँ, सबको मेरा नमस्ते. आपका अनुभव बहुत ही प्रेरणादायी रहा सुनने में और खुद महसूस किया, इसलिए और दुगना आनंद मिला है. आज के इस गुरुजी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और योग परिवार के सभी सदस्य को इस अवसर पर मैं शुभेच्छा देती हूँ. एक बात ध्यान से रखें कि गुरुजी ने हमें सबको एक साथ रखा है कुछ काम करने के लिए. तो मेरी ये बहुत मनोमन इच्छा है कि हम सभी मिलके श्री अंबिका योग निकेतन का यह कार्य ऐसा ही अव्याहतपने चालू रखें और साथ साथ कार्य को आगे भी बढ़ाए. जिस तरह कोरोना होते हुए भी हमने अभी ऑनलाइन वर्ग चालू किए, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है. बिल्कुल इसी तरह हमारा संस्था का कार्य ऐसा ही चालू रहे. और आपका अनुभव फिर से कहती हूँ कि बहुत ही प्रेरणादायी था और मुझे ऐसा लगता था कि सभी को ये आनंद मिलना चाहिए था, लेकिन इन्हें गिने हम 22 लोग ही आए थे. तो कुछ नहीं, हम फिर से एक बार बाली होकर आएंगे और उसका आनंद लेंगे. धन्यवाद. जरूर जरूर ताई. धन्यवाद ताई. सर मुझे कुछ बोलिए भालेराव जी. एक अनुभव शेअर आहे. सर्वांना 15 आणि गुरुच्या जयंतीनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. आणि छोटासा आता हृदयस्पर्शी अनुभव मला शेअर आहे. माझ्या मुली तिची लाख रुपये पासलेली नोकरी सोडली. तिथे प्रचंड वैयक्तिक लाईफ उपभोगायचं हे मिळत नव्हतं, तर तिला योगाचं करिअर पैदा करायचं होतं. योगाचं. सर भालेराव सर, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. भालेराव जी अनुभव सुचवली नावाच्या संदर्भात आम्ही जिथे जिथे करायला गेलो तेव्हा आपल्या संस्थेचं नाव ऐकलं. तुम्ही कुठल्या संस्थेत शिकलात, तर तेव्हा अंबिका निकेतनचं सांगितलं. तेव्हा त्यांनी आपल्या संस्थेचं विशेष आपण मार्केटिंग नसता किंवा आपल्याला प्रसिद्धीचा हात नसताना सुद्धा आपल्या संस्थेच्या शैक्षणिक पॅटर्न बद्दल, आपल्या संस्थेच्या गुरुजींबद्दल प्रचंड आदर असल्या आणि आपल्या शिक्षणाची पद्धत त्याच्यावर अत्यंत चांगला असल्याचा अनुभव मला आला. आणि माझं भरून आलं की का अशा संस्थेमध्ये मी किंवा अशा संस्थेच्या लोकांनी मी कार्यरत आहे की ज्या संस्थेचं नाव कुठे खूप बुद्धीची भावना सुद्धा अनेक लोकांनी त्यांनी घेतलेलं आहे. आणि अत्यंत गायडन्स त्याच्यातून. आणि मुलीला पण मी जे शिकवलं किंवा ते शिकते त्या संस्थेमध्ये, त्या संस्थांना आपल्या कंपेअर मध्ये बघितलं तर आपली शिकण्याची पद्धत, लोकांना समजची जो रेशो आहे तो खूप चांगल्या पद्धतीने. आणि मला या संस्थेचा साधक असल्याचा प्रचंड अभिमान. एवढंच मला. धन्यवाद. धन्यवाद भालेराव जी. धन्यवाद. शुलभा ताई, आपने ऑडियो अनम्यूट किया है. शुलभा भगत ताई, बोलिए ताई. नमस्ते जी. नमस्ते. हाँ संजय जी, आपका अनुभव बहुत अच्छा, बहुत मराठी बात करती हूँ, हिंदी में नहीं बोलना चाहिए. बहुत अच्छा. आपण ते सांगितलं मनापासून अगदी सांगितलं आणि पहिला अनुभव सांगा तुम्ही कसं बोलायचं आणि मनात येणार ते बोलायचं, ते पण खूप सुंदर होतं. आणि बाहेर जो अनुभव सांगितला त्याच्यात तर अगदी मला भावण्यासारखं
कारण बालीमध्ये जे मी सांगितलं का ते भगवद्गीता वाली रामायणचा अभ्यास केला भगवद्गीतेचा, तर तिथे तो एक लौकिक जन्म पण आहे असं मला थोडस कळालं किंवा थोडस ज्ञात आहे. आणि ते त्यामुळे खूप याच्यातून योग भक्ती मार्गाकडे जायचं हा अनुभव जो मला थोडासा अगदी आला तो तुम्ही मला भरपूर आला, त्याचं मला ज्ञान मिळालं. त्याच्यामुळे तुमचं खूप 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 धन्यवाद. धन्यवाद ताई, धन्यवाद. दीपक सातवलेकर जी, आपने ऑडियो अनम्यूट किया है सर. हाँ हाँ जी सर, बोलिए सर. बरेच जण चौकशी करतात की योग वर्ग सुरू कधी करणार आहात. ऍक्च्युली ऑनलाईनचे आपलं 4था आठवडा चाललाय सध्या, तर कधीपर्यंत होईल? ट्रस्टीज में बात करेंगे सर, जरा ट्रस्टीज मध्ये चौक हे करू. हाँ हाँ, ट्रस्टीज में बात करेंगे इसके लिए अलग से. 100 लोग अभी जुड़े हैं इसमें, ये डिसाइड नहीं हो सध्या आता याचा ऑफलाईन प्राणायाम वर्ग चालवत आहेत. राऊत सरांचा काय अनुभव आहे तिथे, काय कितपत? राऊत सर जरा जास्त सांगू शकतील. संध्याकाळचा प्राणायामचा वर्ग चालू करतायत ते तिथे. सर इसके लिए बात करेंगे, ट्रस्टीज के इसमें बात कर लेंगे सर. ओके चलता है, ठीक है, ओके. सुनीता वर्मा जी, आपने ऑडियो अनम्यूट किया है. सुनीता वर्मा जी. नमस्कार सर. नमस्ते. सभी सर, सर आप भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए बाली गए हुए थे. वहाँ वाले तो आपको नहीं भूलेंगे सर, लेकिन हम लोग बहुत इंतजार कर रहे थे और बहुत फक्र हो रहा था सर कि आप हम लोग के बीच से गए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा था सर. आपके भी मिला और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो. जी धन्यवाद, धन्यवाद सुनीता जी. ये आप सबका प्यार स्नेह था जिसकी वजह से मैं वहाँ पे कर पाया. 2-3 सवाल और लेंगे क्योंकि समय हो चुका है, 15 मिनट का खत्म हो चुका है. 2-3 सवाल और लेंगे. तृप्ति चापेकर जी, आपने ऑनलाइन आपने अनम्यूट किया है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तृप्ति चापेकर. मी मीना चाफेकर बोलते. मीना चाफेकर, बोलिए. नमस्कार. तुम्ही खूपच छान माहिती दिली, परंतु आपल्याला जर पुढच्या योगाभ्यासाचं शिक्षण घ्यायचं असेल तर त्या दृष्टीने काय अभ्यास करायचा त्याच्यासाठी आणखीन थोडंसं मार्गदर्शन ऑनलाईन बी आता सध्या मिळालं तरी सुद्धा चालेल. त्या दृष्टीने तुम्ही आम्हाला मार्गदर्शन करावं असं मला वाटतं. जी बिल्कुल चाफेकर ताई, करेंगे हम आगे. आज तो गुरुजी की जयंती हम मना रहे हैं, अगले इसमें हम उसकी भी तैयारी करेंगे और आगे के लिए भी बातचीत करेंगे. बैसाने सर, आपने ऑडिओ अनम्यूट किया है सर. म्हणजे सांगा, ऑनलाईन वगैरे सांगितलं तरी चालेल. सध्या प्रत्यक्ष भेटू तेव्हा बोलू. जी जी बिल्कुल. बैसाने सर सुन रहे हैं? हाँ जी, देखिए आज का ये जो आयोजन किया और आपने जो बढ़िया जो मैनेज किया है, खास करके सूत्र संचालन की जब बात करती है तो आप काफी उसमें माहिर है, उसमें तो कोई संदेह नहीं है. आप इतने बढ़िया तरीके से उभर कर आ रहे हैं, आए ही है, तो ये संस्था का तो एक बहुत अच्छा एक हीरा मैं आपको समझता हूँ. ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिएगा. और देखिए, फीलिंग ऑफ वननेस जो रहता है, एकात्मता की भावना, हम आपके पास बाली इसलिए आए थे कि आप हम में से ही एक है, हमारे परिवार के ही एक सदस्य है. इस भावना से हम आपके पास आए थे और वो जो हमारे विचार थे वो काफी हद तक आपने उसकी जो पूर्तता की थी, काफी हद तक नहीं, पूरी 100% आपने वहाँ जो हमारी सभी की खातिरदारी की थी वो तो बहुत ही बढ़िया थी. और हमने देखा कि आपने वहाँ जो भी आपका नाम उभर कर वहाँ लाया है और जो भी कुछ किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है. और अपना देश छोड़कर अकेले दूसरे देश में रहकर अपनी संस्कृति का विकास कर पाना, वहाँ के लोगों को इकट्ठा करना,
हमारे देश की विशेषताएं, महानताएं उन लोगों तक पहुंचाना ये उतनी आसान बात नहीं रहती है। मगर आपने जिस तरीके से वहाँ अपना माहौल तैयार किया वो निस्संदेह बहुत ही बेहतरीन था। और आपका स्वभाव ही वैसा है, क्योंकि आप जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वहाँ घुल मिल जाते हैं। आपकी सबके प्रति जो आपके दिल में आदर भाव रहता है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। तो जो अपने गुण जो रहते हैं ना, वो गुणों से ही आदमी विकसित होता है, और ये अच्छे गुण ही वहाँ आपको इस तरह का आपको जो भी कुछ करना था वो करने में कामयाब कर सके। मेरे ख्याल से आप अभी यहाँ आए हैं, अब यहाँ आप संस्था का कार्यभार भी संभालेंगे, यहाँ भी आप हमारा हाथ बटाएंगे। ये आपको मनपूर्वक शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम के लिए भी आपको मैं हार्दिक आपका अभिनंदन करता हूँ और मनपूर्वक शुभेच्छा प्रदान करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपसे इसी तरह से प्रेरणा मिलती रहे। सेक्रेटरी श्री भगवान भगत जी ने अपने ऑडियो अनम्यूट किए हैं। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? श्री भगवान भगत। सर्वांना नमस्कार। जी सर्वांना नमस्कार। संस्थेचे पदाधिकारी, संस्थापक, उपस्थित सर्व साधकगण, आवाज आ रहा है संजीव? जी जी आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ हाँ आ रहा है जी, हाँ आ रही है सर। संस्थेचे सर्व पदाधिकारी, संस्थापक आणि सर्वांना माझा नमस्कार। जे जे जॉईन झाले त्यांना सर्वांना माझा नमस्कार। मी आज खूप दूरवर आहे, म्हणजे निसर्ग चक्रीवादळाच्या सानिध्यात मी आहे सध्या, आणि मला इथे इंटरनेट सेवा मिळत नाही, तरी सुद्धा मी एक 12 किलोमीटर येऊन मी ऐकले सर्व। संजयजी खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही जे कार्य केलं तिथं वालीला ते प्रत्यक्ष मी बघितलंय, अनुभवलंय, त्याच्यामुळे खूप खूप धन्यवाद तुमचे। अशीच संस्थेसाठी हे करा। मी जास्त काय बोलू शकत, माझं नेट कधीही जाऊ शकतोय। मी डिंगनकर बाईंना सांगतोय आभार मानायला, मी आज माफी मागतो सर्वांची। धन्यवाद। धन्यवाद सर, संजय जी थैंक यू। जी सर, जी कामले सर बोलिए। हाँ संजय जी। जी सर। हॅलो बोलिए सर, आपकी आवाज मगापासून मगापासून सर्वांनी आपली फार स्तुती केली, बरोबर आहे। फार मोठं गर्वाची गोष्ट आहे। म्यूट हो गया सर, आपका म्यूट हो गया सर, प्लीज अनम्यूट करें। हाँ 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 बोलिए। हाँ सर जी, तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद यासाठी द्यायचे की तुम्ही मगापासून मी स्वतः सांगितलं की संस्थेला धन्यवाद दे, पण गंमत अशी आहे की तुमच्यामुळे आम्ही बाली आणि तिथलं बालीतलं तुमचं कार्य पाहण्याचा योग जो आम्हाला आला, त्यासाठी शब्द नाही आहेत ते मानते। तिथे तुमच्यामुळं आम्हाला तिथे येण्याचं जे धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। मुझे लगता है समय पर्याप्त हो चुका है और अभी फिलहाल किसी ने अपने ऑडियो भी अनम्यूट नहीं किए हैं, तो अगर अध्यक्ष सर कुछ कहना चाहते हैं, अंतिम प्रतिक्रिया उनकी लेते हैं। राणे सर आपने ऑडियो अनम्यूट किया था, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वैसे इतना ही कि आपका जो अनुभव है उसमें से कुछ पार्ट हमें बाली में देखने का ये मिला, अवसर मिला, भाग्य मिला, उसके लिए हम सर मराठी में बोलिए। समझते हैं। मराठीत बोला सर। हॅलो, माझा आवाज फुटतोय मला वाटतं। हॅलो, मराठी में बोलिए सर, बाकी सब लोग समझेंगे, मराठी में बोलिए। आपल्या नशिबाने तुम्हाला हा तुमचा जो काही अनुभव थोडासा आम्हाला अनुभवता आला, बघता आला, त्याबद्दल आम्ही जे 19 पार्टिसिपंट्स होतो ते सगळे आम्ही धन्य झालो। दुसरं म्हणजे हा जो तुमचा अनुभव आहे तुम्ही सांगितला आता, तो संस्थेची वाटचाल पुढे नेण्यासाठी खूप फायदेशीर आहे आणि तुम्ही आल्याचा मला तो एक आनंद तुम्हाला मी मागच्या वेळी पण बोलून दाखवला की
तुमचे तिथलं काम संपलं ते पण वाईट झालं की तुमचे इन्कम बंद झालेलं आहे. पण आता इथे आल्यावर दुसरं काहीतरी चालू होईल ती गोष्ट वेगळीच आहे. पण इथे आल्यावर संस्थेला पण आमचा फायदा होईल की जेणेकरून आम्ही आपलं कार्य पुढे नेऊ शकू. तुमच्याकडे एक मोठा शिदोरी आहे मोठी अनुभवाची, ती कामी येईल या कामी आणि त्याचा फायदा आम्हाला होईल, संस्थेला होईल. जे काय रखडलेली कामं आहेत, काही उरलेली कामं आहेत किंवा पुढे जायचे आपले काही कामं न्यायची आहेत आपल्याला, त्यासाठी तुमचा मोठा हातभार लागेल याचा मला खात्री आहे. आणि तरुण रक्त आहे त्यामुळे त्याचं एक इन्स्पिरेशन लोकांनाही मिळेल, आमच्यासारख्या पण म्हाताऱ्या लोकांना, आणि निश्चितच त्याचा फायदा आपण करूया. थँक्यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट संजय जी. थैंक यू सर. डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, सर आपके अंतिम विचार लेंगे आपके, और उसके बाद हम शांति पाठ की तरफ बढ़ेंगे, आभार प्रदर्शन की तरफ बढ़ेंगे. सर बोलिए. डॉक्टर प्रमोद सावंत सर. मैं तो बेचारा बाहर गया था इसलिए जरा इंटरप्ट हो गया, और मैंने देखा बोलले तुझं फार चांगलं झालं. बेसण्याचा प्रश्नच नाही, आई पहिल्यापासून ते बोलताच आहे, पण संजय तू फार इम्प्रुव्हमेंट पुष्कळ इम्प्रुव्हमेंट झालेली, त्याच्यामुळे फार आनंद झालाय मला. आणि आता हे नवीन पिढी त्याच्यामध्ये आली पाहिजे असं माझं प्रत्येकाचं मत आहे की नवीन आम्ही रिटायर होऊन नवीन पिढी ह्याच्यामध्ये आली पाहिजे, जास्तीत ऍक्टिव्हिटी याची वाढली पाहिजे. कारण आतापर्यंत आपण नुसते जिथे आहोत तिथेच आहोत, पण ऍक्टिव्हिटी आणखी वाढली पाहिजे, एवढी वाढता येईल वाढली पाहिजे. आणि तुमच्यासारखी मुलं अशी किंवा यंग जनरेशन ह्या संस्थेमध्ये जास्त आली तर जी संस्था जास्त पुढे जाईल. कारण ह्या गोष्टी अशा आहेत की जेवढं फार केलं त्याच्यामुळे तुम्हाला नॉलेज पण भरपूर आहे, तसा प्रश्न येत नाहीये, कुठे भरपूर नॉलेज आहे आणि तुम्हाला पुष्कळ गायडन्स पण भरपूर मिळते, त्याच्यामुळे आपोआप फार फायदा होईल. आता आम्ही गुरुजींचा जे फॉलोअर होतो ते गुरुजींचा फॉलोअर आम्ही करत राहिलो, आणि आता पण तरी सुद्धा त्यांनी ज्या ज्या गोष्टी सांगितल्या त्या आम्ही नेहमीच लक्षात राहिले. आणि त्या प्रत्येक त्या गोष्टीमध्ये त्याचं कारण का आपण गुरुजी सांगायचे आम्हाला, नाही तर आम्हाला सांगायचे तुम्ही याचं कारण शोधून काढा, तुम्ही याचा आन्सर शोधून काढा. आणि कधी कधी मी एखादा प्रश्न विचारला गुरुजींना तर मला म्हणजे अगोदर सांगायचंच नाही प्रश्न उत्तर, नंतर मग 2-3दा विचारलं मग ते उत्तर सांगायचे मला. म्हणजे त्यांचं म्हणणं काय की तुम्ही स्वतः स्टडी करा आणि मगच पुढे जा, आणि असं प्रत्येकाने असं ह्या गोष्टी केल्या पाहिजेत असं माझं मत आहे की कुठे ना कुठे आपल्याला क्वेश्चन्स आले पाहिजेत कुठल्याही साधनेमध्ये किंवा कुठल्याही ह्याच्यामध्ये, तरच त्याचे आन्सर्स आपल्याला मिळू शकणार. नाहीतर काय ते नुसतं रिपीट करायचा अर्थ नाहीये किंवा मी बोलतो तू बोलतो किंवा रिपीट करण्याचा अर्थ नाही. तुमचं नॉलेज तुमच्या याच्यामध्ये काय ऍडिशनल करता येईल ते करता येण्याचा प्रयत्न करा. आणि माझं नवीन हेच म्हणणं आहे की तुम्ही स्वतःहून ह्या गोष्टी वाढवा, आपोआप त्या गोष्टी पुढे जातील. त्यामध्ये सगळ्यांना आशीर्वाद आहेच. तर ह्या दृष्टिकोनातून तुम्ही आजचा प्रोग्राम पण चांगला झाला, मी फार मला आनंद झाला, आणि संपूर्ण सगळेजण त्याच्यामध्ये ऍक्टिव्ह झाले, त्याच्यासाठी फार जास्त चांगले मत आहे. धन्यवाद. हरिओम. धन्यवाद सर. और कार्यक्रम के अंतिम चरण में आभार प्रदर्शन के लिए चलेंगे श्री पांडुरंग डिंगनकर सर. डिंगनकर सर आपने ऑडियो अनम्यूट किए हैं, बोलिए सर. आवाज येतोय? नमस्कार सर्वांना. गुरुजींच्या जयंतीनिमित्तानं सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा, स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आजचा हा कार्यक्रम फार छान झालेला आहे आणि तो आयोजित केलेला आहे आपल्या संस्थेनं. त्या संस्थेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना मी आभार व्यक्त करतोय. त्यानंतर हा कार्यक्रमाचं जे नियोजन ज्याने केलेलं आहे श्री संजय चौधरीजी, त्यांना सुद्धा संस्थेच्या वतीनं धन्यवाद, त्यांचे आभार. आणि त्यांनी जी योग आहे पुस्तक योगशास्त्रावर लिहिलेलं आहे त्यासाठी संस्थेच्या वतीनं जेवढं सहाय्य लागेल तेवढं करण्यास संस्था तयार असेल. सुधीर बैसाणे आणि चांगलं ज्ञान त्याने आम्हाला दिलं त्याबद्दल त्यांचेही आभार. ह्या कार्यक्रमासाठी ज्यांनी सूचना केली त्या लताताई बैसाणेजी, आणि ह्या कार्यक्रमाचं नियोजन मोहन राऊतजी यांच्या वतीनं झालं, त्या दोघांचेही आभार. त्याचबरोबर ह्या कार्यक्रमामध्ये जेवढी मंडळी सामील झालेले आपले योग शिक्षक, साधक, कार्यकर्ते, पदाधिकारी, त्या सगळ्यांच्यामुळे हा कार्यक्रमाचा उत्कृष्टपणे पार पडलेला आहे. त्या सर्वांचे मी आभार व्यक्त करून इथेच थांबते.
मला वाटतं आता 2 ओंकार होतील आणि त्यानंतर शांतीपाठ. संजयजी लीजिए ना सर. हाँ चलिए ओमकार और शांति मंत्र. हाँ लीजिए. ओंकार करेंगे. सावधान. पूरा पूरक शांति पाठ के लिए हाथ जोड़ेंगे. शांति पाठ. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ओम शांति शांति शांति. हरिओम. दोनों हाथों का दर्शन कीजिए. आंखों पर से चेहरे पर से घुमाने के बाद धीरे धीरे आंखें. धन्यवाद संजय जी. धन्यवाद सर. यहीं पे कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे. खत्म करेंगे. यस. आपके जो सारे लोगों के विचार मैं ले नहीं पाया, आप ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप है हमारे, उसमें आप लिख करके भेज सकते हैं. अपने अपने ग्रुप में भेजिए. और कुछ विचार हो तो आप ग्रुप में या मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं. बैसाने सर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं. फिर अगले कार्यक्रम में मिलेंगे. तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद. नमस्ते. धन्यवाद सर.